अच्छा जी, आज से हमने बजटिंग का जो चैप्टर है इस पे हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी है। बजटिंग के चैप्टर के बारे में हर सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी एग्ज़ाम सिग्निफिकेंस क्या है और उसके हिसाब से हमने उस पर टाइम और उसकी अहमियत के बारे में फ़ैसला करना होता है। बजटिंग ये अब हम ग्रेड नंबर 3 है हमारे आई कैप सिलेबस की और उसकी पहली आइटम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल्स। ये आप कह सकते हैं ग्रेड नंबर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रेड है हमारी, और उसमें बजटिंग का टॉपिक अगर देखें तो हर अटेम्प्ट में जब से नई स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन इस पे हमें नज़र आ रहा है। फ्रॉम ऑटम 15 में नहीं बल्कि सॉरी इससे पहले ऑटम 15 में बजटिंग का टॉपिक हमारी नई स्कीम में इंट्रोड्यूस हुआ। नया जब सिलेबस आया था, इनिशियली बजटिंग वाज नॉट इन आवर सिलेबस। ऑटम 15 से ये हमारे बजट में आया। उसके बाद कोई अटेम्प्ट ऐसी नहीं गुजरी जिसमें इस चैप्टर से हमें सवाल ना आया हो। तो आप कह सकते हैं कि 99.9% चांसेस हैं कि हमारा जो पास पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक हमें इस चैप्टर में से सवाल आना है। इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, एक फोरकास्टिंग और एक बजटिंग। चैप्टर का नाम शायद यहाँ पे प्लानिंग, कंट्रोल एंड बजट से नज़र आता है, लेकिन हमारे इस चैप्टर में दो नॉलेज एरियाज़ हैं, फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। पास पेपर्स का जब हम एनालिसिस देखते हैं तो पास पेपर्स में हमें सिर्फ बजटिंग पे क्वेश्चंस मिलते हैं, फोरकास्टिंग पे हमें वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। और अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी कुछ ऐसा ही है। फोरकास्टिंग का वॉल्यूम बड़ा लो है, रिलेटिवली सिंपल है। बजटिंग में हमें ज़्यादा डिस्कशन, ज़्यादा एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को तवज्जो जो शुरू से दिलवाता आ रहा हूँ, फोरकास्टिंग पे हमें क्वेश्चन पास में नज़र नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि फोरकास्टिंग पे क्वेश्चन आ नहीं सकता। और हम में से अक्सर बच्चे जो पास पेपर बेस्ड रिवीजन के आदी होते हैं, अगर वो सिर्फ पास पेपर्स देखते रहेंगे तो पास पेपर में सिर्फ बजटिंग नज़र आएगा, फोरकास्टिंग आपका रिवाइज़ हो ही नहीं पाएगा। और फोरकास्टिंग रिवाइज़ ना हुआ और आपको एग्ज़ाम में आ गया तो यू मे फेस ट्रबल। तो हमेशा जैसे बेसिक आपको समझाया हुआ है कि आपने नोट्स और किताब से चीज़ सीखनी है, नोट्स और किताब से ही चीज़ों को रिवाइज़ करना है। पास पेपर्स हम ज़रूर करते हैं लेकिन वो रिवीजन के बाद है, रिवीजन की जगह नहीं है। पास पेपर प्रैक्टिस रिवीजन की रिप्लेसमेंट नहीं है। रिवीजन करने के बाद आप पास पेपर्स को देखते हैं। आप कॉन्सेप्ट सीखते भी किताब और नोट से हैं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ भी आप किताब और नोट से करते हैं। 3 दफ़ा करना है, 4 दफ़ा रिवाइज़ करना है, उसके बाद फिर आपने प्रैक्टिस साथ साथ थोड़ी थोड़ी ऐड करनी होती है। अच्छा, जैसे लास्ट लेक्चर में वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे आज से रिज़ल्ट के बाद सिनेरियो में। सो कैन आई हैव एन आइडिया, कुछ बच्चे अगर हाथ रेस करके बता सकें कि जो आज फर्स्ट डे जिनका है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, कीपिंग इन व्यू दिस पार्टिसिपेशन वी वर ऑलरेडी प्लानिंग कि हम थोड़ा सा हमारी डिस्कशन होगी स्टडी टेक्निक्स पे, रिवीजन टेक्निक्स पे, ताकि जो बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं दे शुड नो व्हाई दे फेल्ड। क्योंकि एक बड़ा बेसिक सा तरीका है कि अगर आपने किसी भी फील्ड में कामयाबी लेनी है नाकामी के बाद, तो वो तब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आपको नाकामी की रीज़न्स ना पता हों। अगर आपको फेलियर की रीज़न्स पता हैं, ओनली देन यू कैन सक्सीड। और वो फेलियर की रीज़न कभी भी आप 1 या 2 लेके नहीं चलते, आपको कम से कम 5-7 रीज़न्स ढूंढनी है कि आपकी फेलियर में क्या गैप्स थे, तैयारी में क्या गैप्स थे, परफॉर्मेंस में क्या गैप्स थे जिसकी वजह से आप फेल हुए। और उन गैप्स को फिर जब आप टारगेट करते हो तो फिर आपका रिज़ल्ट चेंज होता है। अक्सर स्टूडेंट्स इस आदत में नहीं होते, अपनी फेलियर की कॉजेज़ ढूंढने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ फेलियर को या अगर कोशिश भी करते हैं तो मैं कहूँगा अपनी समझ के मुताबिक कोई एक आध रीज़न पकड़ के उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैनी ऑफ यू वुड थिंक कि मैं कॉस्ट में फेल हुआ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। सो ऑल ऑफ यू वुड स्टार्ट डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस नाउ। नतीजा क्या होगा, पहले 45 पे फेल हुए थे तो अब शायद 48 पे फेल हो जाओगे, ये हो सकता है 41 नंबर आ जाए, बिकॉज प्रैक्टिस मे नॉट हैव बीन द सोल रीज़न। रीज़न शायद कहीं और थी, आपने सोचा शायद ये रीज़न थी, उस पर काम कर लिया, वो रीज़न 2 नंबर की थी, तो आपने 2 नंबर से तो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर ली। लेकिन ये भी हो सकता है एक जगह एक एरिया में 2 नंबर से इंप्रूव हुई हो, दूसरे एरिया में 3 नंबर से नीचे चली जाए, तो नेट रिजल्ट -1 हो जाता है। सो जब भी किसी पेपर में आपको फेलियर आए, ऑलवेज इन्वेस्ट ड्यू टाइम कि आप उस फेलियर की रीजंस को ढूंढ सकें। तो अब यहाँ पे हम आज थोड़ी सी एक एक्टिविटी कर लेते हैं ताकि जो बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज वो भी सीख लें, उनको भी कुछ हम कोशिश करेंगे एजुकेट करने की, मैं अपने नॉलेज के मुताबिक, और बाकी जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम देने के लिए पढ़ रहे हैं वो भी सीखें उन गलतियों से जो कि पिछले स्टूडेंट्स ने की हैं, ताकि उन गलतियों को अवॉइड कर सकें। क्या हम अपनी लर्निंग आउटकम से फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे प्रैक्टिस की? हमें जो प्रैक्टिस से, पास्ट पेपर प्रैक्टिस से जो सीखना चाहिए, क्या वो हम सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे? ये एक चैलेंज होता है प्रैक्टिस में, और जो कि अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे फेल टू लर्न। जैसे मैंने कहा कि ये कॉमन बच्चों के जहन में ये प्रॉब्लम आती है, शायद हमने प्रैक्टिस कम की इस वजह से फेल हो गए। सो कम या ज़्यादा प्रैक्टिस इज अ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। बहुत से स्टूडेंट्स कम प्रैक्टिस करके भी पास हो सकते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके भी फेल हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या आपने बेशक कम प्रैक्टिस की, उसमें सीखा क्या आपने। जो सीखने की ज़रूरत है तो इट इज़ गुड। कोई हमारे का, जैसे मैंने कहा, कोई लिमिट नहीं है प्रैक्टिस कितने सवाल करने हैं, 10 सवाल एक टॉपिक के करने ज़रूरी हैं, 15 करने ज़रूरी हैं। मतलब अगर आप 5 क्वेश्चंस करके भी लर्निंग आउटकम्स सीख पाते हो, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो काफ़ी हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर लेते हो एक टॉपिक के, लेकिन जो सीखना चाहिए वो नहीं सीखा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस करते हुए हमें जो बेसिक स्किल सीखनी होती है, दैट इज़ क्वेश्चन रीडिंग, क्वेश्चन प्लानिंग, एंड देन कम्स द क्वेश्चन एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है, क्वेश्चन के आंसर को प्लान करना सीखना है, और फिर क्वेश्चन के आंसर को इम्प्लीमेंट पेपर पे लाना सीखना है। लेकिन मेजॉरिटी हम में से, अब आप में से मुझे हाथ खड़ा करके दोबारा बताएं, कौन से बच्चे प्रैक्टिस करते हुए सवाल को सॉल्यूशन की मदद के बगैर अटेम्प्ट फुल करते थे? सही करने की बात नहीं कर रहा मैं, पूरा अटेम्प्ट करने की बात करूं, बेशक गलत हो जाए में, लेकिन सवाल की मदद नहीं लेनी, कोई बात नहीं, आता नहीं आता, अनसीन क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते हुए वी हैव टू अटेम्प्ट इट फुल। गलत हो जाए, गलतियां हो जाए, कोई बात नहीं। कितने बच्चे हैं जो इस हैबिट में थे, यहाँ पे जो बैठे हुए, जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइनर हैं, सोल्यूशन की मदद लेने नहीं, पूरा सवाल करना है बगैर सोल्यूशन की मदद के? आपने इरादा बदल क्यों दिया हाथ खड़ा करके? हाथ ऊपर ही, अच्छा। तो एक बच्चा है जो इस प्रैक्टिस का आदी है। इसका मतलब बाकी बच्चे क्या करते थे, सवाल पढ़ते थे, उसके बाद जवाब देख लेते थे, और उसके बाद जवाब देख के उस जवाब को रिप्रोड्यूस करके शायद अपनी गिनती में नंबर 1 डाल देते, 1 नंबर, 1 सवाल और प्रैक्टिस हो गया। जब आप सवाल पढ़ के जवाब को देख रहे हो तो आप क्वेश्चन रीडिंग पे फोकस नहीं कर रहे। क्वेश्चन को पढ़ना एक स्किल है, और आपको ये जानना है कि क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ के आप कभी भी समझ नहीं पाते। क्वेश्चन को आपको, एग्जाम का टारगेट है कि एग्जाम में जब हम जाएं तो हम 3 दफ़ा पढ़ के क्वेश्चन समझ पाएं, ये हमारा टारगेट है। घर पे तो आप छोड़ दो, अभी तो आप स्टूडेंट हो, अभी तो आप सीख रहे होगे शायद, तो घर पे तो हो सकता है इनिशियल फेजेस में आपको 4-5 दफ़ा भी सवाल पढ़ना पड़े, तो ना घबराओ, सवाल पढ़ने की आदत डेवलप करो। बट अनफॉर्चुनेटली हम एक दफ़ा सवाल पढ़ते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं, तो इसका मतलब वी आर नॉट लर्निंग ऑन रीडिंग स्किल। हम कंप्रीहेंशन स्किल जो एग्जाम में हमें चाहिए उस पर काम नहीं कर रहे। दूसरा एरिया, क्वेश्चन को पढ़ के ये फैसला करना होता है किस टॉपिक से सवाल है, किन स्टेप्स की मदद से, किन टूल्स की मदद से इसका जवाब आना है। ये सोच के करने का काम है एग्जाम में जो हमने करना होता है। हम घर पे इसकी भी प्रैक्टिस नहीं करते, हम सोल्यूशन देख लेते हैं जिसमें सारे स्टेप्स हमारे सामने आ रहे होते हैं कि भैया ये 3-4-5 स्टेप हैं, इनको फॉलो करके आप सॉल्व करें। तो जब हम स्टेप्स को भी वहां से देख के सॉल्व कर लिया, तो इसका मतलब जो सोचने का काम था, जो प्लानिंग का काम था, वो भी उड़ गया हमारा। अब हम किस चीज़ के एक्सपर्ट बनते हैं कि अगर कोई हमें स्टेप्स बता दे तो हम वो स्टेप्स को परफॉर्म करके सोल्यूशन निकाल लेंगे। बट एग्जाम में चूंकि कोई स्टेप्स बताने वाला नहीं होता, कोई गाइड अवेलेबल नहीं होती, तो सबसे पहला जो कॉमन हर्डल आप लोगों को आती है कि जी सवाल पढ़ के समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करना है।
तो भाई इसकी वजह यह है कि आपने कभी इस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं की, कभी आपने जहन को ट्रेन ही नहीं किया कि सवाल को पढ़ के सोचा जाए, शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कैसे करना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, इसके बारे में कभी आपने सोचा ही नहीं होता। आप आती हैं, सवाल पढ़ो, जवाब देखो, स्टेप सामने आ गए, इन स्टेप्स को परफॉर्म करके सोल्यूशन निकाल लो। तो प्रैक्टिस की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, प्रैक्टिस की क्वालिटी मैटर करती है। जितने भी सवाल करो बगैर सोल्यूशन की हेल्प के करो। फिर एक ये स्टूडेंट ने ये प्रॉब्लम बताया, मैं इसको भी साथ जोड़ दूं इसके साथ ही कि प्रैक्टिस करते हुए ये भी बहुत ज़रूरी एक स्किल है जो आपको डेवलप करनी है। मेरे हिसाब से दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको डेवलप करनी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सवाल करते हुए किसी वर्किंग पे पहुंचते हैं, उस वर्किंग पे पहुंच के स्टक हो जाते हैं और उस स्टक होने के बाद वहाँ पे कोई 5, 10, 15, 20 मिनट ज़ाया कर देते हैं और रिजल्टेंटली सवाल वहीं पे छोड़ के आगे जाते हैं। एंड पे जाते हैं तो 10 नंबर का एक सवाल कोई छूट जाता है। आप में से कितने बच्चे हैं जो इस चीज़ के आदी हैं कि कहीं फंसे तो वहाँ पे रुक गए और फिर रुक गए, मसला हल नहीं हुआ और फिर छोड़ के आगे गए? हाथ ज़रा खड़ा करें ज़रा। 1, 2, 3, 4, 5। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ फंसते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं और फिर छोड़ के आगे जाते हैं। वो सवाल भी वहीं पे रुकता है, आगे भी कहीं सवाल, कोई 10 नंबर का सवाल ज़ाया होता है हमारा। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें जो चीज़ सीखनी है, हमें जो चीज़ जहन में बैठानी है, हम प्रैक्टिस करते हुए ना सवालों के जवाब याद कर रहे होते हैं कि एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आएगा तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करके एग्ज़ाम का जवाब भी कर पाएंगे। तो ये जहन में बैठा लो, एग्ज़ाम में अनसीन क्वेश्चन आना है, आपको सीन सवाल नहीं आना। जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपको देखा हुआ सवाल एग्ज़ाम में नहीं मिलने वाला। एग्ज़ाम में नया सवाल आएगा और उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। उन नई चीज़ों के लिए आपको फैसला करना होता है, क्या मैं नई चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ एग्ज़ाम में या नहीं कर सकता। अगर कर सकता हूँ तो ट्रीट करोगे, नहीं कर सकता तो उसकी वैल्यू ज़्यूम करके आगे चलोगे। इसके बगैर पेपर पास नहीं होता, क्योंकि आप सबको पता है कि आपके पेपर में स्टेप वाइज मार्किंग है। स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब है कि आप एक स्टेप परफॉर्म करो, ठीक कर दिया, उसके नंबर मिल जाएंगे। अगर आप उसको गलत करते हो लेकिन उस गलत वैल्यू को लेके आगे चलते हुए अगले स्टेप्स ठीक परफॉर्म कर लेते हो, ट्रीटमेंट्स ठीक कर देते हो, तो आपके अगले स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। पिछला एक स्टेप जो आपने परफॉर्म नहीं किया या गलत किया, सिर्फ उस स्टेप के नंबर कटते हैं। एक गलती अगर आप कर चुके हो उस क्वेश्चन के शुरू में या दरमियान में, उस गलत वैल्यू को जब आगे आप कैरी कर रहे हो तो वैल्यूज तो आपकी गलत ही आएंगी, आंसर्स तो आपके गलत आ रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में नंबर आंसर्स के नहीं होते। ये ज़हन में अच्छी तरह बैठा लो। एग्जाम में नंबर ट्रीटमेंट्स के होते हैं, कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन के होते हैं। अगर आप किसी एक वर्किंग पे फंस रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही, आपको ये चीज़ ज़हन में होनी चाहिए कि हर वर्किंग 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, इससे ज़्यादा का स्टेप नहीं होता एग्जाम में। अगर किसी एक स्टेप पे फंस रहे हो तो वो 1.5-2 नंबर का स्टेप है, 1.5-2 मिनट में करने की बात है। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो उसकी फिगर अज्यूम कर लो, लिख दो अज्यूम्ड और आगे चलो। उस फिगर को लेके कैरी करो आगे। सवाल को कंप्लीट करने की आदत डालिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल को बिल्कुल सही कीजिए, परफेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि 15 नंबर का सवाल है तो उसमें या 15 आते हैं या 0 आते हैं। 15 नंबर के सवाल में 15 भी आते हैं, 14 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, 8 भी ले सकते हो आप। ये आप पे है, आप कितने लेते हो। लेकिन बेहतरीन स्कोर वो बच्चा करता है जो सवाल को कंप्लीट करे। परफेक्ट नहीं कह रहा मैं, हर सवाल परफेक्ट कोई बच्चा कर ही नहीं सकता एग्जाम में। हर सवाल परफेक्ट करोगे तो 100/100 आते हैं। तो एग्जाम में, सीएमए जैसे पेपर में 100/100 नहीं आते। आपको हर सवाल को कंप्लीट करने की आदत डालनी है। बीच में कुछ 2, 4, 5 अजम्पशन ले लें, कोई वरी की बात नहीं है। और इस चीज़ को घर से प्रैक्टिस डेवलप करोगे तो ही ठीक होगा। घर पे हम आदी होते हैं जहां फंसे सोल्यूशन से हेल्प ले लें। एग्जाम में जब हेल्प नहीं मिलती तो हम वहां पे टाइम ज़ाया करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हेल्प नहीं मिल रही। घर से आदत डालो, जहां फंसो अजम्पशन लो, कंप्लीट कर दो सवाल, फिर देख लो बाद में सवाल कंप्लीट कर लिया। अब यहां फंसे थे, यहां पे मुझे क्या करना चाहिए था, अच्छा हाँ ठीक है ऐसे करना चाहिए था, अगली दफा मैं सवाल करूंगा, इस तरह की ट्रीटमेंट आएगी तो आई डू इट लाइक दैट। वहां से सीखो। बट प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है कि जहां फंसते हैं अजम्पशंस लेनी है वहां पे और सवाल को कंप्लीट करना है अजम्पशंस की मदद से। दिस इज द स्किल दैट विल गेट यू थ्रू टू द एग्जाम लाइक दिस। सिर्फ इसे एक आदत से आप ऐसे पास हो गए इंशाअल्लाह। और ये प्रैक्टिस आप घर से शुरू करोगे। घर में जितने सवाल करने हैं कम करने हैं, लेकिन बार बार पढ़ के करने हैं, बगैर सोल्यूशन की हेल्प के करने हैं। डज नॉट मैटर, गलत होता है कोई मसला नहीं, कंप्लीट करो सवाल, अजम्पशन से कंप्लीट कर दो, फिर जाके मैच कर लो आंसर से कहाँ कहाँ गलतियां हुई, उन गलतियों से सीखो। एक
ये पॉइंट लिखवाया गया जी। सो लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो मैं लैक ऑफ प्रैक्टिस से एग्री नहीं करता, इसको मैंने एलैबोरेट कर दिया, मैं क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस पे बात कर रहा हूँ। और डिड नॉट कवर थ्योरी, मैं इससे भी एग्री नहीं करता, मैं एग्री करता हूँ रीडिंग से, कि जी रीडिंग नहीं किया आपने, थ्योरी लहदा से कोई तैयार नहीं होती। आप किताब पढ़ते हो, सिलेबस पढ़ते हो और बार बार पढ़ते हो, उससे प्रिपरेशन होती है सिलेबस की। और रीडिंग एक दफ़ा नहीं करनी होती, किताब को एक दफ़ा नहीं पढ़ना होता, आपने कम से कम 3 दफ़ा ज़रूर आपने सिलेबस की रिविजन्स प्लान करनी होती हैं। रिवीजन का मतलब नोट्स को, किताब को पढ़ो, कॉन्सेप्ट को रीड करो, और ये कॉन्सेप्ट भी ठीक करो कि रखो कि जिस टॉपिक में इशू आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस टॉपिक के 4 सवाल और करने हैं। जिस टॉपिक का सवाल करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसका मतलब उस टॉपिक की थ्योरी हमारी कमज़ोर है, उस टॉपिक की बेस कमज़ोर है, उसके कॉन्सेप्ट कमज़ोर हैं, हमें दोबारा किताब जाके पढ़नी है। फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो शायद हमें कोई रेफरेंस बुक देखनी है उस टॉपिक पे, किसी टीचर से डिस्कशन करनी है उस टॉपिक पे। सवाल करते जाना आंखें बंद करके इज़ नॉट द क्योर, इज़ नॉट द सोल्यूशन, दैट विल नॉट गेट यू थ्रू द एग्जाम। जब तक आप बेस कॉन्सेप्ट ठीक नहीं करोगे, पेपर नहीं आपका निकलेगा। अच्छा जी, ये जो रीज़न हैं ये भी बड़ी क्रिटिकल रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आप क्वेश्चंस को किस सीक्वेंस में सिलेक्ट करते हो। एग्जाम में हमेशा यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द ईजीएस्ट क्वेश्चन, ईजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट क्वेश्चन, एंड देन ग्रेजुअली मुश्किल सवाल की तरफ जाते हो, और सबसे आखिरी सवाल आपका होता है जो सबसे मुश्किल सवाल होता है, जनरली जो आपको लग रहा है जिसमें कब सबसे कम स्कोरिंग आप कर सकते हो, सबसे एंड में करते हो। तो आप वो सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपके साथी ने एडमिट किया, मुझे नहीं पता इसके बैक एंड में उनके क्या रीज़न थी, ये उसने क्यों सीक्वेंस कहा, बट नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप शुरू में पहला क्वेश्चन ईजी पकड़ते हो ना, तो पहले फ्यू मिनट्स में आप एग्जाम में नर्वस होते हो। उस नर्वसनेस में आपके लिए आसान सवाल को समझना, अटेम्प्ट करना पॉसिबल रहता है, लेकिन नर्वसनेस में आप एक मुश्किल सवाल को हाथ डाल देते हो तो वो आपकी परेशानी में इजाफे का बाइस बनता है। आप पहला सवाल आसान पकड़ के जब अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको नजर आता है मैंने 10 नंबर का सवाल पकड़ा था, 10 में से 10 तो ज़रूर ही आगे, चलो 10 नहीं तो 8 तो ज़रूर आगे। सो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है मैंने स्कोर करना शुरू कर दिया है, अगला साल पकड़ोगे मजीद 10-12 स्कोर करोगे, तो ग्रेजुअली आपका पहिया चल पड़ता है, दिमाग आपका एग्जाम कंडीशन से फेमिलराइज हो जाता है, आप एग्जाम एनवायरनमेंट से फेमिलराइज हो जाते हो, और आपके स्कोरिंग जब शुरू हो जाती है तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो। लेकिन जब आप पहला ही सवाल मुश्किल पकड़ लो और पहले ही सवाल में 15 नंबर के सवाल पे आपके 45 मिनट लग जाएं, तो उसका जो प्रेशर आता है, उस प्रेशर में आप आसान सवाल भी नहीं कर पाते, उस मुश्किल सवाल की परेशानी में आप आसान के सवाल को भी आप नहीं कर पाते। सो यस, क्वेश्चन का सीक्वेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे जस्ट फेल बिकॉज दे फेल टू फॉलो द राइट सीक्वेंस सही सिलेक्ट नहीं किया, मुश्किल सवाल को पहले हाथ डाल दिया, आसान पीछे छोड़ दिया, मुश्किल की परेशानी में आसान भी नहीं हो पाता फिर, क्योंकि मुश्किल में टाइम वेस्ट हुआ होता है, उसमें आपकी गलतियां हुई होती हैं, आपके माइंड पे प्रेशर आता है, आप आसान सवाल में भी टाइम प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा गलतियां कर जाते हो। अगर मैं समराइज करूं तो आपको पास करने के लिए प्रिपरेशन चाहिए, आपको परफॉर्मेंस चाहिए। प्रिपरेशन कम्स फ्रॉम रीडिंग, रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग, दिस इज योर प्रिपरेशन। ठीक है जी, पढ़ना है किताब को, नोट्स को रिवाइज करना है किताब से, नोट से, और उसके बाद प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। अगर आपने पढ़ा नहीं है, आपने रिवाइज नहीं किया, सिर्फ प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो देयर इज़ नो गारंटी कितनी टाइम में आपका पेपर पास होगा। लग जाएगा तुक्का, कभी आपको कुछ मिलते जुलते सवाल मिल जाएंगे, हो जाएगा पास, बट सीएम में दूसरी में होगा, तीसरी में होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बीएफडी के बारे में जो आगे सीफैप में आना, उसके बारे में ज़रूर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो नहीं पास होगा ऐसे। इसके बारे में मैं कह रहा हूँ, दूसरी तीसरी में निकल जाता है, हल्का पेपर है ना, दूसरी तीसरी में तुक्का लग जाता है आपका। लेकिन अगर आपने अपनी अप्रोच पढ़ने की ठीक ना की तो आपसे आगे सीए कंप्लीट नहीं होने वाला, बीएफडी नहीं होता इस अप्रोच से, उसको आपको बेस से ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना एडवांस एनवायरनमेंट में अप्लाई होता है कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, आपकी पढ़ने की अप्रोच ठीक नहीं है, तो आपके लिए दिक्कत होगी। तो ये अल्लाह ताला ने आपको फेलियर जो दी है, टेक इट एन अपॉर्चुनिटी, शायद ये आपको एक कुछ सिखाने के लिए है कि आप इस स्टेज पर कुछ सीख जाओ और आगे आपको आसानियाँ रहें आगे आपकी पढ़ाई में। तो टेक इट इन अ पॉजिटिव सेंस कि इस स्टेज पे आपकी फेलियर अगली स्टेज के लिए आपको बेहतर अंदाज में तैयार होने का मौका दे रही है।
मैंने कहा जी प्रिपरेशन है और फिर परफॉर्मेंस है। और परफॉर्मेंस में जैसे हमने बात की, हमारी क्वेश्चन की प्लानिंग है, सिलेक्शन है, टाइम मैनेजमेंट है, अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज है, और इसी को अगर मैं एक और अंदाज में कहूँ, फोकसिंग ऑन द वर्किंग्स एंड द क्वेश्चन विच यू कैन डू एंड bypassing the areas and the workings by taking suitable assumption which you cannot do। अगर हम समराइज करें एग्जाम परफॉर्मेंस में तो ये इसका निचोड़ है कि जो आता है उसको परफॉर्म करो और जो नहीं आता उसको सूटेबल अजम्पशन लेके बाईपास करो। बाईपास का मतलब अजम्पशन लो और सवाल को चलाते जाओ, सवाल को छोड़ के ना जाओ। अक्सर बच्चों को आदत होती है जहाँ तक सवाल हुआ वहाँ तक किया, जहाँ फंसे छोड़ दिया। इस आदत पे नहीं चलना। हमने बात की कि हम जो आता है वो करेंगे और जो नहीं आता उसकी अजम्पशंस लेके, सवाल के बीच में टुकड़ा है, अजम्पशंस लेके उसको आगे लेके चलेंगे। लास्ट वीक अभी जैसे मेरी एक स्टूडेंट से डिस्कशन हो रही थी, ही क्लेम्ड कि मैंने अराउंड 24 मार्क्स का पेपर छोड़ा है। मैं कर ही नहीं सका, उसको हाथ भी नहीं लगाया। और बाकी जो पेपर 76 का किया उसमें मैंने आई मेड फ्यू अजम्पशंस। एक सवाल छोड़ दिया, बाकी एक और थ्योरी का छोड़ा। तकरीबन 6 के करीब उसने सवाल किए होंगे। 6 सवालों में उसका ख्याल है उसने 10 से 12 अजम्पशंस भी ली हुई थी। 24 छोड़ दिया, बाकी 76 में 10-12 अजम्पशंस ली, बट फोकस्ड ऑन कंप्लीटिंग द क्वेश्चन कंप्लीट करना है, परफेक्ट के पीछे नहीं गया वो। रिजल्टेंटली ही अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट। ठीक है, तो अगर आप परफेक्ट सोल्यूशन आता है कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन परफेक्ट सोल्यूशन नहीं आता तो ये जहन में 1% भी शक ना लाइए कि यू कैन नॉट पास।